गली में बैठकर बहुओं के साथ पिशिमुनि ने बेची मूर्तियां। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा दृश्य देखने को मिलने वाला है जिसकी कल्पना करना भी किसी सपने जैसा लगता है। ये मोड़ न केवल कहानी को एक नई दिशा देगा बल्कि समाज की उन रूढ़ियों पर भी कड़ा प्रहार करेगा जो मानती है कि घर की बड़ी बूढ़ी और रसूखदार औरतें अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। पिशिमुनि, जिनका नाम सुनते ही पूरे ठाकुर खानदान की बहुएं थर-थर कांपती थी, जो हमेशा रेशमी साड़ियों और अहंकार के गहनों में लिपटी रहती थी, आज वो एक ऐसा काम करने जा रही है जो उनकी पिछली पहचान को पूरी तरह मिटा देगा। पिशिमुनि, जिन्हें अब अपनी पुरानी गलतियों का गहरा पछतावा है और जो अहंकार की सच्चाई के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, अब खुद को बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो समझ चुकी है कि असली इज्जत घर के बंद कमरों में हुक्म चलाने से नहीं बल्कि अपनों का साथ देने और मेहनत करने से मिलती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब भारी बारिश और ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से दुर्गा देवी का एक बहुत बड़ा मूर्तियों का स्टॉक वर्कशॉप में ही फंस जाता है। समय बहुत कम है और अगर ये मूर्तियां ग्राहकों तक नहीं पहुंची तो न केवल आर्थिक नुकसान होगा बल्कि ठाकुर खानदान की साख पर भी आंच आएगी। शहर के बड़े शोरूम्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अहाना एक साहसी फैसला लेती है। वो तय करती है कि वो खुद सड़कों पर उतरेगी और लोगों के बीच जाकर इन मूर्तियों को बेचेगी। अहाना का साथ देने के लिए पारो और बड़ी बहू भी तैयार हो जाती है। लेकिन असली सस्पेंस तब पैदा होता है जब पिशिमुनि, जो अब तक खामोशी से सब देख रही थी, अचानक सामने आती है। सबको लगा कि शायद वो फिर से कोई तंज कसेंगी या बहुओं को सड़क पर जाने से रोकेंगी, लेकिन पिशिमुनि के शब्द सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा कि इस घर की बहुएं अकेले बाहर नहीं जाएंगी। इस घर की सबसे बड़ी सदस्य आज उनके साथ चलेगी और उन्हें रास्ता दिखाएगी। अगले ही पल एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसने पूरे मोहल्ले और समाज के लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। पिशिमुनि, जो कभी अपनी हवेली की दहलीज पार करने के लिए भी 100 नखरे करती थी, आज एक साधारण सूती साड़ी पहनकर, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए, अहाना, पारो और बड़ी बहू के साथ सड़क पर निकल पड़ी है। वो किसी आलीशान कार में नहीं बल्कि मूर्तियों से भरी एक रहरी के साथ पैदल चल रही हैं। अहाना पिशिमुनि के इस बदले हुए रूप को देखकर भावुक हो गई। जब वे गली के नुक्कड़ पर पहुंचे तो पिशिमुनि ने संकोच को पूरी तरह त्याग दिया। उन्होंने खुद गली में बैठकर चटाई बिछाई और एक एक करके मूर्तियों को सजाना शुरू किया। ये सिर्फ मूर्तियों की बिक्री नहीं थी बल्कि ये पिशिमुनि के अहंकार की अंतिम विदाई थी। जैसे ही लोगों ने देखा कि ठाकुर खानदान की सबसे प्रभावशाली महिला खुद सड़क पर बैठकर मूर्तियां बेच रही है, वहां भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग ताने मार रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे कि देखो बड़े घर की बहू बेटियों के क्या दिन आ गए हैं। लेकिन पिशिमुनि के इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। उन्होंने एक ग्राहक की ओर मूर्ति बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, ये सिर्फ मिट्टी का खिलौना नहीं है, ये हमारी मेहनत और श्रद्धा है और मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। पिशिमुनि की ये बात सुनकर अहाना की आंखों में गौरव के आंसू आ गए। अहाना ने देखा कि कैसे पिशिमुनि अब उन बहुओं के साथ तालमेल बिठा रही हैं जिन्हें उन्होंने कभी अपना दुश्मन माना था। पारो, जो कभी पिशिमुनि की परछाई से भी डरती थी, आज उन्हीं के साथ बैठकर ग्राहकों को मूर्तियों की खासियतें समझा रही थी। काम का लोड और धूप की तपिश के बावजूद पिशिमुनि के चेहरे पर एक गजब का संतोष था। वो समझ गई कि जो सुख उन्हें अपनों के साथ इस संघर्ष में मिल रहा है, वो उस आलीशान सोफे पर बैठकर दूसरों को नीचा दिखाने में कभी नहीं मिला था। अहाना ने बीच बीच में पिशिमुनि को पानी पिलाया और उनका ख्याल रखा, जिससे ये साफ हो गया कि बड़े घर की छोटी बहू ने सिर्फ घर नहीं जोड़ा बल्कि दिलों की दूरियां भी खत्म कर दी हैं। जब कुछ अमीर और अहंकारी लोग वहां से गुजरे और उन्होंने पिशिमुनि का मजाक उड़ाने की कोशिश की तो पिशिमुनि ने उन्हें करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा घमंड उस दिन टूट गया था जिस दिन मेरी छोटी बहू ने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया, और आज मैं जो कर रही हूं वो अपने परिवार के सम्मान की रक्षा है। शाम होते होते पिशिमुनि और बहुओं की इस हिम्मत ने
अपना असर दिखाया। जो लोग तमाशा देखने आए थे वे भी पिशीमुनी के जज्बे को देखकर मूर्तियां खरीदने लगे। देखते ही देखते सारी मूर्तियां बिक गई। पिशीमुनी ने अपने हाथों से कमाई हुई पहली चिल्लर और नोटों को अहाना के हाथ में रखा और कहा कि छोटी बहू, आज मुझे समझ आया कि असली बरकत मेहनत की कमाई में होती है, किसी को सताने में नहीं। अहाना ने पिशीमुनी के पैर छुए और पूरे परिवार ने वही सड़क के किनारे एक छोटी सी जीत का जश्न मनाया। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि जब घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हैं। पिशीमुनी का यह व्यवहार उन सभी के लिए एक सबक था जो मानते हैं कि बुढ़ापे में इंसान बदल नहीं सकता। उन्होंने साबित कर दिया कि पश्चाताप और प्रेम किसी भी पत्थर को पिघला सकते हैं। घर लौटने पर जब दुर्गा देवी ने यह सब सुना तो उन्होंने अपनी ननद को गले से लगा लिया। पिशीमुनी ने अब घर में भड़काने का काम छोड़ दिया था। अब वो शांति की दूत बन चुकी थी। पारो और बड़ी बहू भी अब पिशीमुनी को अपनी सगी माँ जैसा सम्मान देने लगी थी। अहाना की यह सबसे बड़ी जीत थी कि उसने न केवल अपनी सास दुर्गा देवी को उनका हक दिलाया बल्कि घर की सबसे बड़ी विलेन को सबसे बड़ी हीरोइन बना दिया। बड़े घर की छोटी बहू का यह एपिसोड समाज के लिए एक दर्पण की तरह है। यह दिखाता है कि इज्जत किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर अपनों का हाथ थामने से मिलती है। पिशीमुनी का गलियों में बैठकर मूर्तियां बेचना इस सीरियल के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी सीन बन गया। पिशीमुनी और अहाना की जुगलबंदी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगी। गली मोहल्ले में मूर्तियां बेचने के उस साहसी अनुभव ने पिशीमुनी के भीतर छिपे एक सोए हुए कलाकार और एक मंजे हुए जौहरी को जगा दिया है। अब पिशीमुनी और अहाना मिलकर एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी एग्जीबिशन की योजना बनाती हैं जो न केवल ठाकुर खानदान के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी बल्कि उन महिलाओं को भी मंच देगी जो घर की चारदीवारी में कैद होकर अपनी प्रतिभा भूल चुकी है। अहाना ने पिशीमुनी को सुझाव दिया कि क्यों न हम इस बार अपनी मूर्तियों के साथ साथ परिवार की उन भूली बिसरी कलाकृतियों को भी दुनिया के सामने लाएं जो सालों से संदूक में बंद है। पिशीमुनी, जिन्हें अब अहाना की हर बात में एक नई उम्मीद नजर आती है, इस योजना के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। वह खुद वर्कशॉप की कमान संभालती है और अहाना के आधुनिक विचारों के साथ अपने पारंपरिक ज्ञान का मेल बिठाती हैं। प्रदर्शनी की तैयारी के दौरान कई बार मुश्किलें भी आती हैं। कभी आर्थिक तंगी का डर सताता है तो कभी पुराने दुश्मन इस आयोजन को रोकने की साजिश रचते हैं। लेकिन इस बार पिशीमुनी अहाना के आगे एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जब शहर के कुछ बड़े व्यापारी इस प्रदर्शनी का बहिष्कार करने की कोशिश करते हैं तब पिशीमुनी ही होती है जो अपने पुराने रसूख और बुलंद आवाज से उन्हें चुप करा देती है। वह सबको बता देती है कि अब ठाकुर परिवार की बहुएं अकेली नहीं हैं। उनके पीछे इस घर का अनुभव और आशीर्वाद खड़ा है। प्रदर्शनी के दिन का नज़ारा अद्भुत होता है। अहाना ने प्रदर्शनी का नाम रखा है मिट्टी की महक, माँ और बहू की नई सोच। जहाँ एक तरफ दुर्गा देवी की बनाई दिव्य मूर्तियां सजी हैं, वहीं दूसरी तरफ पिशीमुनी के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हाथ से बुने हुए खास वस्त्र और जेवर प्रदर्शित किए गए हैं। अहाना और पिशीमुनी मेहमानों का स्वागत एक टीम की तरह करती हैं। जब विदेशी खरीदार पिशीमुनी से मूर्तिकला के पीछे की भावना के बारे में पूछते हैं तो पिशीमुनी गर्व से अहाना की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह मिट्टी मैंने गढ़ी है, लेकिन इसमें जान मेरी इस छोटी बहू ने फूंकी है। यह पल दर्शकों के लिए बहुत भावुक कर देने वाला होता है, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति पिशीमुनी के पूर्ण हृदय परिवर्तन को दर्शाती है। इस प्रदर्शनी की सकल्पति सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों की मजबूती में दिखती है जो अब अटूट हो चुके हैं। अहाना और पिशीमुनी ने मिलकर साबित कर दिया कि जब दो पीढ़ियां एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं तो वो न केवल एक घर को बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल सकती है। ठाकुर खानदान की यह प्रदर्शनी एक मिसाल बन जाती है और अहाना एक बार फिर बड़े घर की छोटी बहू के अपने कर्तव्य को बखूबी निभाकर सबके दिलों पर राज करती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।